12वीं कक्षा का एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आप कुछ तैयारी नहीं की हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी और आप देख रहे हैं मुझे एनपी विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस को लाइक कर देंगे। साथियों, जो सब हम पढ़ने वाले हैं आज, वह हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्या साथियों? हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। यह सरकारी मॉडल पेपर है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव हैं और बाकी सब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है साथियों, इसमें 100 में आप कितने का जवाब दे पा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट ही सीधे आपके एग्जाम में आएगा। क्या साथियों? एग्जाम में आएगा, तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसको पढ़ेंगे। चलिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था साथियों? आप सभी जानते हैं किसने किया था। तो किया था राखाल दास बनर्जी ने। किसने किया था साथियों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन किया था जी? तो किया था मोहनजोदड़ो का कौन? राखाल दास बनर्जी। चलिए, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, हल से जूते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले? किस हड़प्पा स्थल से मिले साथियों? तो मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से। चलिए, ठीक है, कालीबंगन से मिला हुआ है। ठीक है, आप इसको लेकर चलेंगे और क्या इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एग्जामर क्या बोलते हैं, कहां से पूछता है आपसे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी हुई थी? बलुआ पत्थर, सेलखड़ी पत्थर, संगमरमर या सोने? तो किससे बनी हुई थी साथियों? सेलखड़ी पत्थर से। किससे बना हुआ था? सेलखड़ी पत्थर से। इसका जो राइट आंसर क्या है, वह बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है। यहाँ सवाल कह रहा है, हड़प्पा स्थलों में किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं? हड़प्पा स्थल से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? किस जंगली जानवर की हड्डियां मिली हैं साथियों? चलिए, तो इन सभी वाराह को भी मिला है, हिरण का भी मिला है, घड़ियाल का भी मिला है। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल कह रहा है यहाँ। अगला नंबर सवाल है, मनकों में छेद करने के लिए विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? मनकों में छेद करने के लिए जो विशेष उपकरण मिला है, वो किस स्थल पे मिला है? धौलावीरा में, लोथल में, चनहुद्रो में या इनमें से सभी? किन में मिला है साथियों? इन सभी में मिला है। क्या धौलावीरा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, चनहुद्रो से भी मिला है। तीन का जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है। लोथल को आप इसलिए याद करेंगे, क्या है जी? यह बंदरगाह शहर है। क्या है जी? बंदरगाह शहर है। ठीक है, इसको आप याद करके रखेंगे। चलिए, अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल आ रहा है आपके पास। अगला सवाल है आपका, मेसोपोटामिया के लेख वर्णित, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? दिलमुन से है, मेलुहा से है, मगान से है या इनमें से कोई नहीं है? बताएंगे किससे है साथियों? तो मेलुहा से है। किससे है? मेलुहा से है। किससे है साथियों? मेलुहा से है। मेसोपोटामिया लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? तो वो मेलुहा से है। किससे है? मेलुहा से। चलिए, अगला नंबर सवाल है, हड़प्पा में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी जानते हैं, बताएंगे इसको। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज है, सिंधु है, ब्यास है या रावी है? बताएंगे इसका क्या है। तो वो है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। लेकिन अगर यही हड़प्पा सभ्यता पूछे तो क्या मानेगा वहां? अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछे तो वहां क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा सिंधु। कौन नदी हो जाएगा साथियों? सिंधु। तो हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना है कि सिंधु नदी के किनारे था। लेकिन अगर हड़प्पा स्थल पूछे या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछे, तो वहां आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रावी। ठीक है साथियों, अगला नंबर सवाल। चलिए, अगला नंबर सवाल है, भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को, मार्शल को, कर्जन को या विलियम जोन्स को? किसको कहा जाता है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है साथियों? एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल है। अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल है, 1980 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप, व्हीलर, मार्शल या कनिंघम? बताएंगे कौन निकाला थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ निकाला था। किसका? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का। इससे पहले इसका अर्थ यानी कोई पढ़ा भी नहीं जा सका था। ठीक है, चलिए, अगला नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? कुबेर से, वरुण से, इंद्र से या इनमें से सभी से? बताएंगे, तो इनमें से सभी से इसकी तुलना की गई है। किनकी? समुद्रगुप्त की। कुबेर से भी, वरुण से भी और इंद्र से भी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो ये ध्यान रखिएगा, हरिसेन जी की रचना है। किसकी है जी? हरिसेन की रचना है। चलिए, अगला नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इसका सब। किस काल में हुआ था जी? सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, वो हुआ था मौर्य काल में। किस काल में हुआ था? मौर्य काल में। किस काल में हुआ था साथियों? मौर्य काल में। इसको याद करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये सभी। तो इसमें से चलिए, 12वां नंबर सवाल है आपका,
तमिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता है? दास को, हलवाहा को, जमींदार को या व्यापारी को? किसको कहा जाता है साथियों? तो वो कहा जाता है हलवाहा को। किसको कहा जाता है? हलवाहा को। चलिए अगला नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है साथियों? आप सभी जानते हैं कौन है? कौटिल्य है, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं। कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। किनका नाम है? यह तीनों इन्हीं का नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कौटिल्य। ठीक है। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल है, धम्म के प्रचार के लिए धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ठीक है। किससे के लिए? धम्म प्रचार के लिए। धम्म प्रचार के लिए। धम्म का सबसे बड़ा प्रचारक कौन था? तो सम्राट अशोक था। ठीक है, इसको याद करके रखेंगे। अगला नंबर सवाल है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? पंचाल, कौशल, काशी, अंग। किसकी था? किसकी राजधानी थी साथियों? तो ये थी कौशल की। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी कौन थी? श्रावस्ती। चलिए 16 नंबर सवाल है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी, 57 ईस्वी, 321 ईस्वी और 320 ईस्वी। कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था 78 ईस्वी में। इसी वक्त विक्रम संवत चलाया गया था। कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में ही, यानी शताब्दी में ही, प्रथम शताब्दी में ही इसका राज्यारोहण भी हुआ और क्या बोलते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत हुई। चलिए 17 नंबर सवाल कर रहा है, पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, धर्मसूत्र या इनमें से कोई नहीं? किसकी? तो वो किए थे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है जी? पाणिनि। ठीक है। पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की? अष्टाध्यायी की। और अष्टाध्यायी के किसके अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो पाणिनि हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, सवाल है यहाँ, कुंती और निषादी। क्या जी? कुंती और निषादी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महाश्वेता देवी वर्मा, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? बताएंगे कौन है साथियों? कौन है? तो हम महाश्वेता देवी है। कौन है? महाश्वेता देवी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? हिडिंबा किसकी पत्नी थी? अर्जुन, भीम, घटोत्कच या कर्ण? किसकी थी? अरे हाँ हाँ, हिडिंबा भीम की पत्नी थी। किसकी थी? भीम की पत्नी थी। हिडिंब की बहन थी और ये जंगल में इन लोगों का विवाह होता है। किस विवाह के अंतर्गत होता है? तो गंधर्व विवाह। आप याद करके रखेंगे किस विवाह के अंतर्गत होता है? तो गंधर्व विवाह के अंतर्गत होता है। ठीक है। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, चलिए, पुरुषुक्त पुरुषुक्त किस वेद का हिस्सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताएंगे आप सब। किस वेद से है? तो वो है ऋग्वेद से। किस वेद से है साथियों? ऋग्वेद से। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, सवाल है यहाँ, जरथुरुष्ट क्या है जी? जरथुरुष्ट किस कहाँ के चिंतक थे? कहाँ के चिंतक थे जी? ईरान, रोम, यूनान या चीन? कहाँ के थे? तो ये ईरान के थे। कहाँ के थे साथियों? यह ईरान के चिंतक थे। कहाँ के चिंतक थे? ईरान के चिंतक थे। चलिए अगला नंबर सवाल है, बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? किसमें? बौद्ध ग्रंथों में। कहा साथियों? बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? 12, 24, 32 या 64? कितना मिलता है साथियों? बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदाय का चिंतन परंपरा का उल्लेख मिलता है? कितना? तो 64। 64 परंपराओं का इसमें उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है साथियों। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कुछ इस प्रकार से है, बुद्ध की बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी? विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक या इनमें से सभी? बताएंगे किस पिटक में रखी गई थी? तो रखी गई थी सूत पिटक में। किस में रखी गई थी साथियों? सूत पिटक में। और त्रिपिटक ही इन तीनों का नाम है। ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है, अजीत केशम कम्बलीन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? कौन? अजीत केशम कलीन आजीवक संप्रदाय, लोकायत, जैन या बौद्ध? बताएंगे किससे थे जी? तो वो थे लोकायत से। किससे थे? लोकायत से थे। किससे थे साथियों? लोकायत से। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताएंगे कहाँ हुई थी साथियों? कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ये भाई बहुत ही आसान है, आप सभी बताएंगे इसका। कहाँ था जी? क्या बोलते हैं, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था साथियों? बताएंगे। सिद्धार्थ, राहुल, वर्धमान या जमाली? क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। किनका? बुद्ध का। चलिए अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल है, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी? आनंद, उपाली, देवव्रत या राहुल? बताएंगे किसको, किसके कहने पे? तो आनंद। इनके प्रिय जो शिष्य थे उनका नाम आनंद था। और आनंद से एक बात कहते हैं कि आनंद, हम क्या बोलते हैं कि यह जो धर्म है यह 500 वर्ष तक कम से कम चलने वाला था। 500 वर्ष यह, लेकिन 5 मैंने कि ना 50 साल में ही सिमट कर रह जाएगा। यह किनका शब्द था? यह भगवान बुद्ध का शब्द था। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, सवाल है यहाँ, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना
कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1814, 1834, 1851 या 1854? कब हुआ था साथियों? तो 1814 में कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुई थी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? लोकायत की, आजीवक की, बौद्ध की, या इनमें से कोई नहीं? किसके संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई गई थी? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की गुफाएं। क्या है जी? बराबर की गुफाएं। बराबर कोई जगह नहीं है, बराबर उस गुफा का नाम है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करके रखेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल है, किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? 12 है, 24 है, 64 है या 80 है? कितने हैं जी? तो 24 है। 80 है, 80 है। कितना है जी साथियों? 80। कितना है? 80। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर देखते हैं, फारसी और अरबी भाषा के अलावा फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? किस भाषा का जी? सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत या इनमें से सभी? क्या था साथियों? तो इनमें से सभी। इनको सीरिया का भी ज्ञान था, हिब्रू का और संस्कृत का भी इन्हें बहुत बखूबी से याद था। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुमिश या बलबन? बताएंगे किसके आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किसके समय भारत में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। और इसे पागल शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी बार राजधानियां ये बदला है जिसकी वजह से। चलिए अगला नंबर सवाल है, फ्रांसीसी जौहरी क्या है साथियों? पूछ रहा है फ्रांसीसी जोहरी, जियो बैप्टिस्ट तेवेनियर। कौन है जी? जियोर बैप्टिस्ट तेवेनियर। यह कहाँ का था? फ्रांस का था। क्या था? जोहरी था, यानी सोनार था। ने कितने बार भारत में की यात्रा की? कितने बार भारत की यात्रा की थी साथियों? कितनी बार यात्रा की थी साथियों? तो ये की थी 6 बार। कितनी बार यात्रा की थी? 6 बार। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। अगला नंबर सवाल है, फ्रांसो बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? फ्रांसो बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? 3, 6, 9 या 12? कितने वर्षों तक साथियों? तो 12 वर्षों तक। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, कटक में, भुवनेश्वर में या मथुरा में? बताएंगे कहाँ स्थित है साथियों? तो यह पुरी में स्थित है। चलिए अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, अलवार किस देवता की उपासना करते थे? अलवार किस देवता की उपासना करते थे? ब्रह्मा, शिव, अग्नि या विष्णु? अलवार किसकी उपासना करते थे साथियों? तो ये विष्णु की। और नयनार किसकी उपासना करते हैं? तो वो शिव की। याद रखें किसकी उपासना करते हैं? ये नयनार करते हैं। नयनार किसकी उपासना करते हैं? तो शिव की। चलिए अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नयनार संत नहीं है? क्या साथियों? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नयनार संत नहीं है? तो कौन है साथियों? वो है अंडाल। कौन नहीं है? अंडाल। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, पटना, बिहार शरीफ? बताएंगे कहाँ है साथियों? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर में है। कहाँ है साथियों? अजमेर में है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? अमीर खुसरो कौन, किनके बारे में पूछ रहा है साथियों? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती? तो किसके थे साथियों? ये थे निजामुद्दीन औलिया के। किसकी थे? निजामुद्दीन औलिया के थे। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, 1469 में पंजाब के नानकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? तो किनका जन्म हुआ था साथियों? तो हुआ था गुरु नानक का। ठीक है, अभी कहा तलवंडी नाम हुआ था, वहां कहा जी ननकाना साहब? पाकिस्तान में है। अभी के डेट में वो क्या है जी? यह स्थल पाकिस्तान में। चलिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों? वो किए थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म स्थान कहाँ है जी? पटना है। ठीक है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। यही कहे थे गिदड़ नुमा शेर लड़ावा। कहाँ गया जी? चलिए अगला देखते हैं। 42 नंबर, सूफी संतों के लेखक कौन है? सूफी संतों के लेखक हुए पात्रों का संकलन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? मलफूजात या मुक्तबात या तज़किरा या कशफ उल महजूब? क्या कहलाता था? मक्तूबात। सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? कर्नल कॉलन मैकेंजी, कनिंघम मार्शल या डोमिंगो पेस? कौन के थे साथियों? तो वो किए थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कौन के थे साथियों? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है,
दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? रामराय, देवराय, देवराय या कृष्णदेवराय? तो कृष्णदेवराय को। दक्षिण भारत का सबसे महानतम शासक किसे माना जाता है साथियों? तो कृष्णदेवराय को माना जाता है। चलिए 45वां नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है निकोलो दे कांति, क्या है जी? निकोलो दे कांति किस देश का व्यापारी था? रूस, स्पेन या इटली, पुर्तगाल? बताएंगे किस देश का था साथियों? यह था इटली का। चलिए अगला नंबर देखते हैं। थोड़ा स्पीड इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका समय काफी कम है और उस कम समय में ही आपके इसको कवर करके चलना, ठीक है? चलिए यहाँ है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? कब हुई थी साथियों? तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी और यह एक मुस्लिम साम्राज्य था। क्या साथियों? यह मुस्लिम साम्राज्य था। जैसे विजयनगर साम्राज्य वो हिंदू शासकों का है और बहमनी साम्राज्य जो है मुस्लिम शासकों का है, ठीक है? अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते हैं? किसके रूप में माने जाते हैं साथियों? तो शिव के रूप में माने जाते हैं। किसके रूप में माने जाते हैं? शिव के रूप में माने जाते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? ऊंचे गोपुरम, रथ गलियां, कल्याण मंडप या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। ऊंचे गोपुरम भी है यानी उनका गेट भी है, रथ की गलियां हैं और क्या कल्याण मंडप भी बनाया गया वहां। तो इनमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 49 नंबर सवाल है, कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? किसने किया था साथियों? तो डोमिंगो पेस। यहाँ कहाँ का था? यहाँ पुर्तगाली था। क्या था सही? यहाँ पुर्तगाली यात्री था। चलिए 50वां नंबर सवाल है आपका, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था साथियों? तो 1986 में इसको विश्व पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया था। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके आगे देखना है।